साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है माता पिता की सेवा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, लगभग 4 महीने बीत चुके थे, बल्कि 15 दिन ऊपर ही हो गए थे, किंतु बड़े भाई की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी कि वो पिताजी को लेने कब आएंगे। ये कोई पहली बार नहीं था जब बड़े भाई ने ऐसा किया। हर बार उनका ऐसा ही रवैया रहता है। जब भी पिता को रखने की उनकी बारी आती है, वो समस्याओं से गुजरने लगती हैं। कभी भाभी की तबीयत बिगड़ जाती है, कभी ऑफिस का काम बढ़ जाता है और उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है। तो विवश होकर विवेक को ही अपने पिता को छोड़ने मुंबई शहर जाना पड़ता है। हमेशा की तरह इस बार भी उसके पिता की जाने की इच्छा तो नहीं थी, किंतु विवेक ने पिता की ओर ध्यान नहीं दिया और उनका और अपना मुंबई का रिजर्वेशन करवा लिया। जो ट्रेन थी वो अपने समय पर थी। एसी की नीचे वाली बर्थ पर पिता को बिठाकर सामने की बर्थ पर विवेक बैठ गया। साथ वाली सीट पर एक सज्जन पहले से बैठे थे, बाकी बर्थ खाली थी और कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगी। अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर विवेक देख रहा था कि तभी कानों में पिता की आवाज़ आई। पिता ने कहा, बेटा कुछ दिन तो तू भी मेरे पास मुंबई में रहेगा ना, मेरा दिल लगा रहेगा और तेरे भाई को भी अच्छा लगेगा। अब ये बात विवेक को बुरी लग गई। विवेक मन ही मन खींच उठा, क्योंकि विवेक के पिता ने विवेक को ट्रेन में मुन्ना कहकर ये बात कही थी। तो विवेक ने मन में सोचा कि कितनी बार मैंने अपने पिता से कहा है, मुझे मुन्ना ना कहा करें, मुझे विवेक कहा करें। अब मैं इतने ऊंचे पद पर आसीन एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, समाज में मेरी इज्जत है, मान सम्मान है। तो बगल की सीट पर बैठा वो व्यक्ति मुन्ना शब्द सुनकर विवेक को एक सामान्य सा व्यक्ति समझने लगा होगा। तो विवेक जोर से बोला, पिताजी परसों मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं आपके पास कैसे रुक सकता हूँ। विवेक के पिता की चेहरे पर निराशा छा गई। विवेक अपने पिता से आगे कुछ कहता, तभी विवेक का फ़ोन बजने लगा। विवेक की पत्नी त्रिशा का फ़ोन था। त्रिशा ने विवेक से कहा, पिताजी ठीक से बैठ गए हैं ना। विवेक ने कहा, हाँ ठीक से बैठ गए हैं, गाड़ी भी चल पड़ी है। त्रिशा ने कहा, पिताजी का ध्यान रखना, रात में दवाई दे देना और भाभी को भी समझा कर आना, पिताजी को वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। विवेक ने कहा, नहीं होगी और फ़ोन उसने रख दिया। तो विवेक के पिता कहने लगे, त्रिशा का फ़ोन था ना, मेरी चिंता कर रही होगी। रात में खाना खाकर विवेक के पिता सो गए। थोड़ी देर में गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी और यात्रियों के शोरगुल से हड़कंप समझ गया। तभी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर जो व्यक्ति अंदर आया, उसे देखकर विवेक को बड़ी हैरानी हुई। विवेक सोच भी नहीं सकता था कि उमा शंकर से इस तरह से उसकी मुलाकात होगी। तो एक समय उमा शंकर विवेक का पड़ोसी और सहपाठी था। विवेक और उमा शंकर के बीच में मित्रता कम और प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहती थी। दोनों ही मेहनती और बुद्धिमान थे, किंतु ना जाने क्या बात थी, विवेक चाहे कितनी भी मेहनत क्यों नहीं कर लेता था, बाजी हमेशा उमा शंकर ही मारता था। शायद विवेक की एकाग्रता में कमी थी। तो कुछ समय के बाद विवेक के पिता ने एक बहुत अच्छी जगह घर बनवा लिया। विवेक ने भी कॉलेज बदला और इस तरह से विवेक और उमा शंकर का साथ छूट गया। तो 2 महीने पहले एक सुबह विवेक अपने ऑफिस में पहुंचा। कॉरिडोर में विवेक से मिलने के लिए बहुत लोग बैठे थे। बिना उनकी ओर नज़रें उठाए विवेक अपने कैबिन की ओर बढ़ रहा था। एक व्यक्ति विवेक के सामने आया और विवेक के गले लग गया। कहने लगा, विवेक मेरे दोस्त, तू कितना बड़ा आदमी बन गया, पहचाना मुझे, मैं उमा शंकर। विवेक सकपका गया। फीकी सी मुस्कुराहट विवेक के चेहरे पर आकर गुम हो गई। इतने लोगों के सामने उमा शंकर का व्यवहार विवेक को अच्छा नहीं लगा। उमा शंकर भी शायद विवेक के मनोभावों को समझ गया। तभी तो एक लंबी प्रतीक्षा के बाद जब वो विवेक के कैबिन में आया तो वो समझ गया था कि वो अपने सहपाठी से नहीं बल्कि एक अधिकारी से मिल रहा था। तो उमा शंकर ने जब विवेक को सर कहा तो ये बात विवेक को अच्छी लगी। ये जानकर विवेक खुश हो गया कि उसका दोस्त उमा शंकर बिजली विभाग में एक मामूली सा क्लर्क है, जो विवेक के सामने अपना तबादला रुकवाने की गुजारिश लेकर आया था। विवेक तो घमंड से चौड़ा हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यापक तो क्या, विवेक के सभी कलीग्स भी यही कहते थे कि एक दिन उमाशंकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
आज विवेक कहाँ से कहाँ पहुँच गया था और उमाशंकर एक क्लर्क ही रह गया था। तो पिछली बातों को पीछे धकेल कर विवेक वर्तमान में पहुंचा तो देखा कि उमाशंकर ने अपने वृद्ध पिता को साइड की सीट पर लिटाया और खुद उनके करीब बैठ गया। एक उड़ती सी नज़र उस पर डालकर विवेक ने अपनी नज़रें अखबार पर गड़ा दी। तभी उमाशंकर बोला, नमस्ते सर, मैंने तो देखा ही नहीं कि आप बैठे हैं। विवेक ने कहा, कैसे हो उमाशंकर? उमाशंकर बोला, ठीक हूँ सर। विवेक ने कहा, यहाँ कैसे आना हुआ? उमाशंकर ने कहा, अपनी बुआ की बेटी की शादी में आया था, अब मुंबई जा रहा हूँ। शायद आपको याद होगा, मेरा एक छोटा भाई था। विवेक ने कहा, हाँ तुम्हारा छोटा भाई याद आया, क्या नाम था उसका? विवेक ने अपने दिमाग पर जोर डाला, जबकि उसे अच्छे से पता था कि उमाशंकर के छोटे भाई का नाम सोहन था। तब उमाशंकर ने कहा, सर आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आए दिन हज़ारों लोगों से मिलते हैं, आपको कहाँ याद होगा? सोहन नाम है उसका। ना जाने उमाशंकर ने विवेक पर व्यंग्य किया था या साधारण रूप में कहा था, फिर भी विवेक की गर्दन तन सी गई। तब इसके बाद विवेक ने कहा, देखो उमाशंकर, ये मेरा ऑफिस नहीं है, इसलिए मुझे सर मत कहो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। हाँ तो तुम क्या बता रहे थे कि सोहन मुंबई में है? उमाशंकर बोला, हाँ विवेक, उसने वहाँ घर खरीदा है, 2 दिन के बाद गृह प्रवेश है। कुछ दिन वहाँ रहकर मैं और मेरे पिताजी दिल्ली लौट आएंगे। तब विवेक ने कहा कि इस उम्र में तुम अपने पिता को इतना घुमा रहे हो? उमाशंकर ने कहा, मेरे पिता की आने की बहुत इच्छा थी। इंसान की उम्र भले ही बढ़ जाती है, लेकिन उसकी इच्छाएं नहीं खत्म होती। तब इसके बाद विवेक ने कहा, हाँ ये तो है। तब विवेक ने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? उमाशंकर ने कहा कि मेरी माँ का तो 3 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मेरे पिताजी ये दुख नहीं झेल पाए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, बस तब से मेरे पिता बीमार रहते हैं। अब तो अल्जाइमर भी बढ़ गया है। विवेक ने कहा, अपने पिता को संभालना तो तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा ना, क्या करते हो? 6-6 महीने तुम दोनों भाई नहीं रखते होंगे। ऐसा पूछकर विवेक शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, लेकिन उमाशंकर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरे पिताजी शुरू से दिल्ली रहे हैं, उनका कहीं और मन लगना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता इस उम्र में मैं उनको इतना घुमाऊं, कभी इधर कभी उधर। कितना दर्द होगा उन्हें ये देखकर कि माँ के जाते ही उनका कोई घर नहीं रहा और वो हम पर बोझ हैं। विवेक मुस्कुराया और बोला, उमाशंकर, इंसान को थोड़ा व्यवहारिक भी होना चाहिए। जीवन में भावुकता से काम नहीं चलता। अक्सर इंसान जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक जाता है और ये भी सोचता है कि अकेले हम ही माता पिता की सेवा करें, दूसरा क्यों ना करे। उमाशंकर ने कहा, ना जाने विवेक, मैं ज़रा पुराने विचारों का इंसान हूँ। मेरा तो ये मानना है, इंसान की करनी उसके साथ है। कोई भी काम मुश्किल तभी लगता है जब हम उसे बोझ समझ कर करते हैं। माँ बाप क्या कभी अपने बच्चों को बोझ समझते हैं? आधे अधूरे कर्तव्यों में कभी आस्था नहीं होती विवेक, मात्र औपचारिकता होती है। और सबसे बड़ी बात, जाने अनजाने हमारे कर्म ही तो संस्कार बनकर हमारे बच्चों के द्वारा हमारे सामने आते हैं। समय रहते ये बात इंसान की समझ में आ जाए तो उसका बुढ़ापा भी संवर जाए। विवेक को ऐसा लगा मानो उमाशंकर ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। उमाशंकर की बातें विवेक के दिमाग में हथौड़े बरसा रही थी। इतने सालों से इकट्ठा किया हुआ घमंड पल भर में विवेक का चूर हो गया था। परीक्षा की तैयारी के लिए विवेक काफ़ी किताबें पढ़ता रहा, किंतु अपने पिता के मन की संवेदनाओं को, उनके हृदय की पीड़ा को ना पढ़ सका। क्या इतना बड़ा मुकाम विवेक केवल अपनी मेहनत के बल पर पा चुका था? नहीं, इसके पीछे विवेक के माता पिता की वर्षों की तपस्या थी। जब विवेक देर रात तक पढ़ता था तो उसके पिता भी उसके साथ जागते थे कि कहीं विवेक को नींद ना आ जाए। विवेक के इस लक्ष्य को हासिल करने में उसके पिता हमेशा उसके साथ रहे और आज जब उसके पिता को उसकी ज़रूरत थी तो विवेक व्यावहारिकता का सहारा ले रहा था। 2 साल पहले की स्मृति विवेक के मन पर दस्तक दे रही थी। हार्ट अटैक आने के बाद विवेक की माँ बीमार रहने लगी थी। एक शाम ऑफिस से लौटकर विवेक माँ और पिता के कमरे में जा रहा था, तभी अंदर से आती हुई आवाज़ से विवेक के पांव रुक गए। विवेक की माँ उसके पिता से कह रही थी, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी, कोई पहले तो कोई बाद में। विवेक के पिता बोले, मैं क्या करूं मधु, तुम्हारे बिना तो मैं अपना जीवन सोच भी नहीं सकता। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? तो विवेक की माँ बोली कि विवेक और त्रिशा तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। ये मेरे अंतर्मन की आवाज़ है, उनका विश्वास था जो गलत नहीं हो सकता था।
अब ये बात कहने के 4 दिनों के बाद ही विवेक की माँ की मृत्यु हो गई और उनके बाद विवेक के पिता टूट गए थे। उनके अकेलेपन की पीड़ा को विवेक से ज़्यादा विवेक की पत्नी तृषा ने समझा। वैसे भी तृषा विवेक के पिता की दोस्त की बेटी थी और बचपन से ही वो विवेक के पिता से दिल से जुड़ी थी। तो विवेक ने सोचा कि मैं अकेले अपने पिता का भार क्यों उठाऊं, मेरे बाकी के दोनों बड़े भाई क्यों ना उठाएं। जबकि विवेक के पिता ने तो तीनों बच्चों को बराबर का प्यार दिया। तो सभी भाइयों ने ये फैसला किया कि वो 4-4 महीने अपने पिता को अपने पास रखेंगे। जब विवेक के पिता को इस बात का पता चला तो उनके चेहरे पर बेबसी आ गई, लेकिन वो बेचारे कर भी क्या सकते थे। तो विवेक वर्तमान में लौट आया। रात में कई बार उमाशंकर के पिता उमाशंकर को आवाज़ देते और उमाशंकर हर बार उठता अपने चेहरे पर बिना कोई शिकन लाए। ये सब विवेक को बहुत अजीब लग रहा था। उमाशंकर को देखकर विवेक को एहसास हुआ कि इंसानियत और बड़प्पन हैसियत के मोहताज नहीं होते, वो तो दिल में होती है। अचानक से विवेक को लगा कि मेरे और उमाशंकर के बीच आज भी प्रतिस्पर्धा जारी है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा थी इंसानियत की, जिसमें आज उमाशंकर ने बाजी मार ली थी। भले ही विवेक का पद उमाशंकर के पद से बड़ा था, किंतु उमाशंकर का कद विवेक से ऊंचा था। गाड़ी मुंबई रुकी तो विवेक उमाशंकर के करीब गया, उसके दोनों हाथ थाम कर बोला, उमाशंकर मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ, ये सफ़र मुझे याद रहेगा। और ये कहते ही विवेक ने उमाशंकर को गले लगाया। उमाशंकर खुशी से विवेक को देखकर बोल रहा था, वादा करो अपने परिवार को लेकर मेरे घर जरूर आओगे। विवेक ने कहा, आऊँगा क्यों नहीं, इतने सालों के बाद मुझे मेरा दोस्त मिला है। अटैची उठाकर विवेक अपने पिता के साथ नीचे उतरा। स्टेशन के बाहर विवेक ने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा। विवेक के पिता हैरानगी से बोले, बेटा एयरपोर्ट क्यों? भावुक होकर विवेक पिता के गले लग गया और बोला, पिताजी मुझे माफ़ करना, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं, अब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। विवेक के पिता की आंखें नम हो गई और उनका चेहरा खुशी से खिल गया। उन्होंने कहा, जुग जुग जियो मेरे बच्चे। कुछ पल के लिए उन्होंने आंखें बंद की, फिर चेहरा उठाकर आकाश की ओर देखा। विवेक को ऐसा लगा कि मानो वो उसके पिता उसकी माँ से कह रहे हों कि देर से ही सही तुम्हारा विश्वास सही निकला। साथ संगत जी, हमारे और आपके घर घर की कहानी। किसी के पिता के साथ तो किसी की माँ के साथ तो ऐसा होता होगा ना। ज़रूरी नहीं है कि बड़े या छोटे या कोई भी जगह के बेटे करें माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा वो करें जिनके साथ वो रहते हैं। जहाँ माँ बाप रहना चाहते हैं बस उन्हें प्यार से रखें, उनके रहने का बंटवारा ना करें। उनका दिल टूट जाता है, और उनका जब दिल टूटता है ना तो ये सज़ा भगवान आपको दिलवाते हैं आपके बच्चों के रास्ते। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि ऐसा ना करें। ईश्वर ने आपको भी बच्चे दिए हैं, ईश्वर ना करे ऐसा ही अगर आपके साथ होगा तो सोचिए कि आपको उस समय कैसा लगेगा। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा दिल से करें, कभी भी उनका बंटवारा ना करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।